नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और आप लोग देखिए, याद रखिएगा, आपका न्यूज़पेपर डेली जरूर आएगा। हो सकता है कि लेट हो जाए व्यस्तता के कारण, लेकिन पेपर जरूर आएगा, आपका पेपर का डिस्कशन जरूर होगा। तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जब भी आपकी क्लास अपलोड होती है आप तक नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। इस समय आप देख रहे हैं कि भारत और दुनिया राममय बनी हुई है। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है। और मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूं कि रामलला के बारे में और जो इनका इतिहास रहा है, जो विवाद रहा है जन्मभूमि को लेकर, तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर अपने पास रखिएगा। कल भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, उसमें एक क्लास डली हुई है, देख लीजिए। और देखिए, इन पर आप देखते हैं राम के ऊपर और राम से जुड़े हुए आर्टिकल्स बहुत सारे लिखे जाएंगे, खबरें भी आती रहेंगी। बस आप लोगों को ये रखना है कि कोई नई खबर है उनसे जुड़ी हुई, तब आपको पढ़ना है। बाकी आप लोगों को क्या करना है कि एक सामान्य जानकारी देख लेनी है और अच्छे आर्टिकल पढ़ लेने हैं, फिर आप लोगों को टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए, रामलला को मानने से ज़्यादा, दिखावा करने से ज़्यादा, उनके विचार जो रहे, उनका जो कर्तव्य पथ रहा है, उनकी जो यात्रा रही है, जो उन्होंने संघर्ष किया है, उससे आप सीखिए और राम बनने की कोशिश करिए। बन तो नहीं सकते हैं, लेकिन 1% भी आप देखिए उनके बताए बताए बनाए हुए रास्तों पर अगर हम लोग चल गए ना, तो वो भी सोचते होंगे कि हमने इंसान का जन्म देकर गलती नहीं की। ये विविध आभूषणों से सुसज्जित किया गया रामलला विग्रह को देखिए। ये अरुण योगी राज ने बनाई ये मूर्ति, याद रखिएगा। राम विजय नहीं विनय है, मोदी साहब कह रहे हैं, देखिए। 1 करोड़ घरों में लगेगा सोलर रूफटॉप सिस्टम। अयोध्या से लौटकर मोदी ने की पीएम सूर्योदय योजना की घोषणा। गरीबों का बिजली बिल होगा कम, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा देश। ये भी याद रखिएगा। अभी तो आप देखिए सभी खबरें रामलला से जुड़ी हुई है। 1.2 लाख वर्ग फीट यानी कि 400 गुने 300 वर्ग फीट की क्षेत्र में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए नींव डाली गई है। चलिए, ये सब आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है, कल भी बताया हुआ था। तो मैं वही कह रहा हूं कि अब इस पर खबरें छपती रहेंगी। पग पग में राम, अयोध्या में कण कण में राम। ये आप देखिए, ये संपादकीय पाठ है, इसमें भी आप देखिए सभी आर्टिकल्स आपके राम पर लिखे गए हैं और राम के बारे में, राम से संबंधित लिखे गए हैं। तो सांस्कृतिक और आर्थिक उत्थान, ये आर्टिकल्स आप लोग पढ़ते रहा करिएगा। एक आपको बता देता हूँ, ये अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला का विधि सम्मत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में यह एक सफल सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक आयोजन रहा है और इसने भारत के धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी गहरी छाप छोड़ी है और जिसके सामाजिक आर्थिक ताने बाने पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे। इस आयोजन के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व से परे हमें यह भी देखना चाहिए कि अयोध्या और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए इसके क्या निहितार्थ हैं। रामलला के परिग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में यहाँ लोगों के आगमन की संभावना है और इसका स्थानीय आर्थिक और अवसंरचना पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आगंतुकों की तेज आवक से कारोबार को विस्तार मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे और जिससे इस क्षेत्र का और विकास होगा। यह निश्चित है कि अयोध्या और उसके निकटवर्ती शहरों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा। पर्यटन, धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा ना, तो विभिन्न क्षेत्रों में आप देखते हैं फायदा मिलेगा।
कई देशों के लिए धार्मिक पर्यटन विदेशी मुद्रा से उनकी झोली भरने वाला सिद्ध हुआ है। और वेटिकन सिटी का ही उदाहरण ले लें, जहां हर वर्ष करोड़ों की संख्या में ईसाई श्रद्धालु जाते हैं। वेटिकन सिटी की आर्थिक मुख्य रूप से पर्यटन, म्यूजियम और आप देखिए प्रतीक चिन्हों की बिक्री और अन्य संबंधित खर्चों के आधार पर चलती है। विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक और हिंदुओं की आस्था के एक प्रमुख केंद्र वाराणसी में भी धार्मिक पर्यटन आर्थिक गतिविधियों की अहम कुंजी है। यहाँ आने वाले पर्यटक धर्म स्थलों के अतिरिक्त स्थानीय उद्यमी, हस्तशिल्प उद्योग और सांस्कृतिक क्षेत्र को भी लाभान्वित करते हैं। ये उदाहरण यही दर्शाते हैं कि तीर्थपर्यटन न केवल सांस्कृतिक एवं धार्मिक भावनाओं को सशक्त करता है, बल्कि स्थानीय आर्थिकी को भी निरंतर रूप से गति प्रदान करता है। और दुनिया में कई ऐसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्र केंद्र हैं जिनके चहुमुखी विकास में तीर्थटन ने महती भूमिका निभाई है। भारत में तो यह और भी प्रत्यक्ष रूप में दिखता है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कुछ समय पहले संसद में बताया था कि बीते 5 वर्षों में भारत में धार्मिक स्थलों में आवाजाही बढ़ी है और कोविड काल में यह सिलसिला कुछ थमा था, लेकिन 2022 में घरेलू पर्यटकों का आंकड़ा करीब 15 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया है। और उस साल आप देखिए घरेलू पर्यटन में 111.61% की वृद्धि दर्ज हुई है। विदेशी पर्यटकों की स्थिति भी इसी रुझान के अनुरूप है। वर्ष 2017 में 2.69 करोड़ विदेशी पर्यटक भारत आए थे, जिनकी संख्या 2019 में बढ़कर 3.14 करोड़ हो गई थी। हालांकि उसके बाद कोविड काल के दौरान तमाम तरह के प्रतिबंधों से यह सिलसिला कुछ थम गया था और जिसमें 2022 में जोरदार पलटवार देखा। उस साल आप देखिए विदेशी पर्यटकों की संख्या 509.52% बढ़ी और आर्थिकी में भी इसका व्यापक योगदान रहा है। वर्ष 2020 में विदेशी विनिमय से होने वाली आय में आई कमी की इसकी भरपाई हुई है। वर्ष 2022 में पर्यटकों के माध्यम से 1,34,543 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। यह वृद्धि 106.8% वृद्धि रही है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की PRASHAD यानी प्रसाद तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान जैसी पहल तीर्थाटन की आर्थिक संभावनाओं को भुनाने के सरकारी प्रयासों को समर्पित है। इस योजना के अंतर्गत 1586 करोड़ रुपए के निवेश से 45 परियोजनाओं की मंजूरी मिल चुकी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना है और ताकि पर्यटन बढ़े। और अयोध्या में आप देखिए राम मंदिर के निर्माण के साथ ही यहाँ और आसपास विकसित हो रहा व्यापक बुनियादी ढांचा स्थानीय अर्थव्यवस्था को पंख लगाने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तीर्थाटन का चक्रीय प्रभाव तमाम आर्थिक संकेतकों और विकास गतिविधियों में प्रत्यक्ष दिखेगा। प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव को देखें तो 2017 में करीब 2 लाख पर्यटक अयोध्या आए और जिनकी संख्या 2022 में 2 करोड़ से अधिक हो गई। और इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आगमन से आवास, खानपान और परिवहन जैसी सेवाओं के लिए संभावनाएं बनी है, जिनका लाभ स्थानीय लोगों को मिला है। माना जा रहा है कि केवल आतिथ्य सत्कार उद्योग में ही अयोध्या और आसपास 1 लाख रोजगार सृजन हुए हैं। वहीं परिवहन उद्योग में ने भी आप देखिए 20,000 से अधिक लोगों को काम दिया है। पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी से हस्तशिल्प, धार्मिक प्रतीकों और खान पान के कारोबार से भी गति पकड़ी है। इतनी बड़ी संख्या में आ रहे श्रद्धालुओं को देखते हुए बुनियादी ढांचा भी उसके अनुरूप विकसित किया जा रहा है। और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का त्वरित गति से निर्माण और रेल एवं बस सेवाओं के विस्तार से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। अयोध्या को 4 लेन हाईवे से भी जोड़ दिया गया है और बेहतर होते बुनियादी ढांचे से पर्यटकों को सहूलियत मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए दूरगामी लाभ से निश्चित है। धार्मिक पर्यटक सांस्कृतिक संरक्षण व संवर्धन को भी प्रोत्साहित देता है और इससे जहां धार्मिक स्थलों का बेहतर रखरखाव होता है तो सांस्कृतिक परंपराएं भी अक्षुण्ण बनी रहती हैं और इसके शैक्षणिक एवं सामाजिक लाभ मिलते हैं। चूंकि भारत में सीजन, पर्व और त्यौहार के दौरान भी पर्यटकों का जाम बाड़ा लगता है तो उस दौरान भी धार्मिक स्थलों को उसका भारी लाभ मिलता है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में केवल अयोध्या को ही 49,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। शहर से होने वाले निर्यात में भी भारी तेजी आई है, जहां 2021-22 में यहां से आप देखिए 110 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, वह अगले साल बढ़कर 254 करोड़ रुपए हो गया है। भारी संभावनाओं के बावजूद पर्यटकों के सिलसिले को बढ़ाए रखने की राह में चुनौतियां भी हैं। इसमें पर्यावरणीय प्रभाव से निपटना भी शामिल है और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण सांस्कृतिक पुनर्जागरण के साथ ही तीर्थटन के नए युग का संकेत कर रहा है। अपने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ ही यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम न केवल भारत के धार्मिक परिदृश्य की दृष्टि से एक मील का पत्थर है अपितु आर्थिक कायाकल्प का उत्प्रेरक भी है। ये आप देखिए देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में ओएसडी अनुसंधान है। इन दोनों को आप लोग देख रहे होंगे। विवेक देवराय है, ये आदित्य सिन्हा है, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। राम राज्य का साकार होता स्वप्न, मोदी सरकार की नीतियां समकालीन भारत में राम राज्य के स्वप्नों को साकार करने का प्रयत्न कर रही हैं। ये आप लोग कहते रहते ना
वसुदेव कुटुंबकम, सर्वभवन्तु सुखिन। चलिए आप सब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी है। राम ही राम, एक नए युग की ओर आप देखें। जीर्णोद्धार का भी ध्यान, सरकारी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं सुगमता की ओर है, लोगों का भरोसा बढ़ा है। बिहार में मेडिकल की पढ़ाई के साथ साथ चिकित्सा की सुविधाएं भी लगातार बढ़ाई जा रही हैं। यह उन लोगों के लिए राहत की बात है जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। निःशुल्क उपचार और दवा से बड़ी जनसंख्या को राहत मिलती है। यह देखने की भी आवश्यकता है कि ये सेवाएं सुचारू हैं या नहीं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे केंद्रों से लोगों की सेवा नहीं मिल पा रही है, और कहीं चिकित्सक नहीं तो कहीं निर्धारित दवा की कमी आड़े आ रही है। कई स्वास्थ्य केंद्र तो ऐसे हैं जहां दबंगों का जब कब्जा है, ना तो वहां नियमित रूप से चिकित्सक बैठते हैं और ना ही जिला स्तर से व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश होती है। इस प्रकार की सभी समस्याओं के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के भरसक प्रयास किए गए हैं, लेकिन कुछ वजह हैं जिनका कड़ाई से निराकरण होना चाहिए। चिकित्सकों को लेकर शिकायतें रही हैं, वे निजी और तौर पर प्रैक्टिस करने की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनकी निगरानी का अब तक कोई सुदृढ़ तंत्र विकसित नहीं हो सका, और यदि निगरानी का कोई तरीका अपनाया भी गया है तो कारगर नहीं कहा जा सकता है। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चिकित्सक उनके क्षेत्र में अपनी सेवा दे सकें, इसके लिए उन्हें माहौल देना होगा। पंचायत प्रतिनिधियों को इस काम में आगे आना चाहिए। उन्हें जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क में रहना चाहिए ताकि स्थानीय समस्या के निराकरण में आसानी हो। और कई पुराने अस्पतालों के जीर्णोद्धार की जरूरत है। खासकर आप देखिए वर्षों के समय में कई वार्डों, यहाँ तक कि इमरजेंसी वार्ड में जल भराव की समस्या आती रहती है। बढ़ती जनसंख्या के साथ इन अस्पतालों के विस्तार भी आवश्यकता है। और धैर्य और दृढ़ता से जीना सिखाते राम हमें हर बात में क्रोध, आक्रोश और शिकायत के बजाय निश्चल भाव से कर्मशील रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ना कि भगवान राम को मानकर दिखावा मत करिए। मानने का उन्हें मानना है कि उनके कर्मों को, उनके जो आप देखिए संघर्ष रहा है, जो मानवता, आप देखिए मैं कहता हूँ एक इंसान भी भगवान बन सकता है। भगवान से ये सीखा जा सकता है, सीता से सीखा जा सकता है, हर उसमें कैरेक्टर से कुछ सीखा जा सकता है रामायण के। बस सीखना चाहिए। धार्मिक स्थलों का हो समग्र विकास। सोमवार को अयोध्या की श्री राम जन्मभूमि स्थित मंदिर में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। केवल भारत में ही नहीं, समूचे विश्व सनातनी अभिभूत है। पिछले लगभग 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के पश्चात श्री रामलला टेंट से निकलकर ऐतिहासिक भव्य श्री राम मंदिर में विराजमान हुए हैं। अच्छी बात है। ये मंदिर निर्माण से आर्थिक विकास दर में भी वृद्धि होने की बात हो रही है। देखेंगे आगे कहाँ का प्रभाव तो पड़ेगा। सद्भाव रैली के जरिए प्राण प्रतिष्ठा का विरोध। ये आप देखिए कई जगह नेताओं ने विरोध भी किया है। कई जगह आप देखिए तिथि को लेकर, संपूर्ण कार्य ना होने को लेकर भारत के विरुद्ध चीन का षड्यंत्र। चीन अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत हिंद महासागर में भारत को घेरना चाहता है। इसके लिए वह म्यांमार, श्रीलंका को अपने जाल में फंसा ही चुका है, अब मालदीव को भी फंसा रहा है। देख रहे हैं आप लोग। गली गली में अयोध्या, रोम रोम राम। चलिए, खुशी की बात है। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित व्यक्ति कैसे नियुक्त हुआ ड्राइवर, हाईकोर्ट पूछ रहा है। दिल्ली। ये राष्ट्रपति मुर्मू ने 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप लोग जरूर याद रखिएगा। और पुरस्कार विजेता बच्चे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल भी होंगे। महिला आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। शीर्ष अदालत ने केंद्र को 2 सप्ताह का दिया समय। याचिका में की गई तत्काल आरक्षण लागू करने की मांग। जो विधानसभा और लोकसभा में आप देखते हैं कि अधिनियम आया ना सीटों को आरक्षित करने को लेकर, उसी को लेकर बातें हो रही। 52 वाइब्रेंट विलेज में खुलेगी 15 पुलिस चेक पोस्ट।
अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र। अमेरिकी कंपनी जेफरीज इक्विटी रिसर्च के मुताबिक प्रत्येक वर्ष 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री आने का अनुमान है। बिल्कुल आएंगे। भारत के निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था बनने में ईवी का रुख अहम है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है ना, उसी की। देखते हैं आने वाला क्या समय क्या बताता है। समानांतर परीक्षण से उत्पाद लॉन्चिंग में आएगी तेजी, इंडिया सेलुलर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने कहा है। घरेलू कोयला वाली बिजली संयंत्रों का उत्पादन बढ़ा। गैलेक्सी S24 सीरीज को 2.5 लाख प्री बुकिंग मिली। हाल में लॉन्च हुआ ना ये। NHAI को सलाहकार सेवाएं देगी SJVN। सोनी ने जी इंटरनेट के साथ विलय समझौता किया खत्म। सोनी समूह ने। टाटा के सानंद संयंत्र में ईवी उत्पादन अप्रैल से होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है। 20 से 25 लाख करोड़ किया जा सकता है कृषि ऋण लक्ष्य चालू वित्त वर्ष में। आप देखते हैं ये बजट आने वाला है ना, तो उसको लेकर भी बातें हो रही हैं। क्या होता है देखेंगे हम लोग। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। ये बोपन्ना एवडेन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। ये दीपक भोरिया, निशांत देव भारतीय मुक्केबाजी टीम में। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं देखिए। दुनिया में आप देखते हैं कि वहाँ रूस और यूक्रेन के बीच, यहाँ इजराइल हमास के बीच चल रहा है। दुनिया में उठाफटक चल रही है, अभी संघर्ष ही संघर्ष देखने को मिल रहा है। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए जनता पार्टी की स्थापना 1977 में आज ही के दिन कई राजनीतिक दलों का विलय करके जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। इस पार्टी का गठन तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए किया गया था। लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी थी। जारी किया गया जावा कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज का पहला संस्करण। जावा कंप्यूटर प्रोग्राम के लैंग्वेज का पहला संस्करण JDK 1.0 आज ही के दिन 1996 में जारी किया गया था। इसके बाद लैंग्वेज कई फीचर्स जोड़े गए। वर्तमान में जावा का इस्तेमाल विंडोज एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस, कार्ड आदि में किया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897 को आज ही के दिन बंगाल प्रेसिडेंसी के कटक में हुआ था। सुभाष ने इंग्लैंड जाकर ICS की परीक्षा पास की। ब्रिटिश शासन की सेवा नहीं करना चाहते थे, इसलिए भारत आकर कांग्रेस में शामिल हो गए। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। फिर कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और देश को स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाई और दिल्ली चलो का नारा दिया। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को जापान में हुई विमान दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई थी। बोरान नाइट्राइड नैनो ट्यूब बनाने की नई तकनीक विकसित हुई। खोखली बेलनाकार संरचना हल्की और स्टील जैसी मजबूत 900 डिग्री तक का तापमान कर सकती है सहने। यह शोध केमिस्ट्री ऑफ मटेरियल्स में हुआ है विकसित। हल्की और मजबूत संरचना की वजह से अंतरिक्ष यान में उपयोग का खुल सकता है रास्ता इससे। यह है बोरान नाइट्राइड नैनो ट्यूब्स। बोरान नाइट्राइड नैनो ट्यूब्स में महीन तंतु है। ये ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत का कुचालक होती है। इसका रंग सफ़ेद होता है। ये क्रियाशील होती है। उनकी भविष्यवाणी 1994 में की गई थी और प्रायोगिक तौर पर 1995 में खोजी गई थी। बोरॉन नाइट्राइड नैनो ट्यूब की संरचना कार्बन नैनो ट्यूब के समान है और उनके कुछ गुण भी हैं, जैसे तन्य शक्ति और आप देखिए तापीय चालकता। उदाहरण के लिए कार्बन नैनो ट्यूब विद्युत कंडक्टर या अर्धचालक हो सकते हैं, जबकि बोरान नाइट्राइड नैनो ट्यूब इंसुलेटर है। खेती के काम करेंगे रोबोट। अब आप देखिए हर क्षेत्र में नवजातों में फूड एलर्जी अस्थमा का कारण बन सकती है। अनुसंधान कर रहा है। नेचर फोटोग्राफी की सर्वश्रेष्ठ तस्वीर ब्राजील की है। नासा के अंतरिक्ष यान ने विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक भेजा संदेश। चंद्रमा प्रति वर्ष 3.8 सेंटीमीटर की दर से हमारे ग्रह से दूर जा रहा है। विक्रम लैंडर पर रेट्रो रिफ्लेक्टर ने चंद्रमा पर संदर्भ पॉइंट की तरह काम करना शुरू किया है। चंद्रयान 3 छोड़ा था हम लोगों ने। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी।
बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तट पर बर्फ, रेत और सागर का संगम। इंटरनेट पर कई बार ऐसी शानदार तस्वीर दिख जाती है। टोक्यो जापान। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, देखना हो तो देख सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये है आज के न्यूज़पेपर की कहानी। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बताइए। और देखिए, बार बार किसी आर्टिकल को पढ़ना, उसी तरह की आर्टिकल को पढ़ना, मुझे लगता है कि आपका टाइम बेकार करना है। तो एक बार किसी मुद्दे पर कोई आर्टिकल अच्छा लिखा गया, उसके बारे में पढ़ लीजिए, फिर कोई अपडेट होता है तब आपको अपडेट करना है, पढ़ना है, वरना आपको छोड़ देना है। ठीक है।